नमस्कार, सुप्रभात। सुबह 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा देश, सीमा पर जवानों के साथ दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री का संबोधन। रक्षा मंत्री ने अरुणाचल में जवानों के साथ मनाई दीपावली। दुनिया भर के नेताओं ने भेजी शुभकामनाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दीपोत्सव को बताया भारत अमेरिका संबंधों के इजहार का खास मौका। संयुक्त राष्ट्र ने दीपावली पर विशेष डाक टिकट जारी की। दीपावली के बाद दिल्ली में बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय समय सीमा के बाद भी हुई जमकर आतिशबाजी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राजधानी दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर आज से 10 नवंबर तक रोक की सिफारिश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी सूची में 29 उम्मीदवारों के नाम। मिजोरम में निर्वाचन आयोग का एक उच्च स्तरीय दल शुक्रवार को सीईओ गतिरोध पर करेगा बातचीत। चुनाव आयोग ने ओडिशा सरकार से 12 नवंबर को होने वाले पहले दौर के मतदान से पहले छत्तीसगढ़ से लगती सीमा सील करने को कहा। अमेरिका में हुए मध्य विधि चुनाव में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी का निचले सदन पर कब्जा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का ऊपरी सदन में बहुमत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नतीजों को बताया बड़ी सफलता। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर काम करने की जताई प्रतिबद्धता। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। किदांबी श्रीकांत, चिराग शेट्टी और सात्विक साईप्रीत टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में। महिला एकल में पीवी सिंधु का सामना आज थाईलैंड की बुसाना से। देश और दुनिया में पूरी आस्था और विश्वास के साथ दीपावली का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर घर घर से दिए जगमगा रहे थे। घर घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा के साथ बच्चों को लेकर बुजुर्गों में गजब का उत्साह देखने को मिला। घर घर में साफ सफाई के साथ सुंदर रंगोली बनाई गई। वाराणसी में धूमधाम से दिवाली मनाई गई और गंगा आरती का हिस्सा बनने के लिए लोगों में गजब का उल्लास और समर्पण देखने को मिला। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हावड़ा ब्रिज और स्टेशन को सजाया गया, तो वहीं अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में भी भव्य सजावट देखने को मिली। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में इस मौके पर भव्य सजावट और आतिशबाजी का नजारा रहा। भारत के अलावा विदेशों में भी दीपावली बहुत धूमधाम से मनाई गई। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने परिवार और कर्मचारियों के साथ अपने आवास पर दिवाली मनाई। इस मौके पर उन्होंने सुरक्षा बलों को मिठाइयां भी बांटी और दिवाली की शुभकामनाएं दी। सुरक्षा बलों ने भी उपराष्ट्रपति को उपहार भेंट किए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को रोशनी के त्योहार की बधाई देते हुए कहा कि बुराइयों को छोड़कर अच्छे मन से आगे बढ़ना ही दीपोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। ये दीपोत्सव हम सब के लिए शुभमय हो, मंगलदायक हो, ऐसा मेरा भगवान से प्रार्थना है। दीपोत्सव का अवसर पर सभी देशवासी अपना संस्कृति, अपना परंपरा, अपना जीवन पद्धति को हमेशा याद रखकर हमारा नया पीढ़ी को उसके बारे में अवगत कराना और जो बुराइयां है उसको छोड़ के अच्छी मन से सब लोग मिलकर आगे बढ़ना ये उत्सव में
एक मुख्य उद्देश्य है। और इस संदर्भ में सीमा में हमारा देश का रक्षा करने वाले सिपाही और यहाँ हमारा इलाका में भी सुरक्षा में जो दायित्व निभा रहे उनको विशेष रूप से मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। कारण क्या है, वो लोग अपना परिवार को छोड़ के देश के लिए, समाज के लिए, हम सब के लिए वो लोग सेवा कर रहे, इसलिए उनको विशेष रूप में शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री को दीपावली की बधाई दी। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाल के जापान के दौरे के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर हर्षिल में सेना और आईटीबीपी जवानों के साथ दीपावली मनाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सेना की भावनाओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री बनने के बाद OROP के अपने सपनों को पूरा करने की उनकी जिम्मेदारी थी, जिस पर उन्होंने अमल किया और उन्हें पूरा किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जवानों को बधाई देते हुए कहा कि दूर दराज की बर्फीली पहाड़ियों पर उनके निष्ठापूर्ण काम से देश मजबूत बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को दुनिया भर में और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अभियान में काफ़ी प्रशंसा और सराहना मिलती है। संबोधन के बाद प्रधानमंत्री ने जवानों को मिठाइयां भी बांटी। 7,860 फीट की ऊंचाई पर स्थित हर्षिल में प्रधानमंत्री ने करीब 1.25 घंटे का वक्त बिताया। प्रधानमंत्री मोदी हर साल सैनिकों के साथ ही दीपावली मनाते आए हैं। प्रकाश में अभय का वरदान, निर्भीकता का वरदान। ये अभय क्यों आता है? अभय इसलिए आता है कि दिया उस जल करके प्रकाश फैलाता है। आज देश में भी अभय आपके कारण आता है कि आप अपने आप को कष्ट देकर के साधना करके जीवन को गावते हुए उस प्रकाश को फैलाते हैं जो देश में अभय का वरदान है। तो आप एक प्रकार से वो अभय के दाता जो देशवासियों को मिलता है। आज जब मैं आपके बीच आया तब मैं आपके गुरुजनों जिन्होंने आपको राष्ट्र के अंदर आहुति देने के लिए प्रेरणा दी, आपके माता पिता जिन्होंने आपको मातृभूमि के लिए जीवन चुकाने की प्रेरणा दी, संस्कार, शिक्षा। इसलिए मैं आपका अभिवादन करने के साथ साथ आपके माता पिता को नमन करना चाहता, आपके गुरुजनों को नमन करना चाहता कि जिन्होंने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, ऐसे वीर पुत्रों को तैयार किया, जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान आन बान शान के साथ गर्व करता। ऐसे वीरों के बीच दीपावली मनाना मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और प्रधानमंत्री ने केदारपुरी में किए गए निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की। मंदिर परिसर में आपदा के बाद हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने आस्था पद उदक कुंड के अलावा घाटी और परती शैलों में बनाए जा रहे प्रवेश द्वार, सुरक्षा द्वार और अन्य भवनों के साथ ही शंकराचार्य की समाधि का निरीक्षण भी किया। मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के मुहाने पर मुख्य अक्ष का निर्माण कराया गया है। यहां उत्तराखंड आपदा की एक फोटो प्रदर्शनी लगाई हुई है। प्रधानमंत्री ने उस प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। केदारपुरी पुनर्निर्माण परियोजना कार्यों का प्रधानमंत्री ने पिछले साल अपने भ्रमण के दौरान शिलान्यास किया था। जून 2013 में उत्तराखंड में आई त्रासदी में पूरी केदारनाथ घाटी तहस नहस हो गई थी।
प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम गए, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना की, साथ ही राष्ट्र कल्याण की मंगल कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया और मंदिर की परिक्रमा की। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की ये तीसरी केदारनाथ यात्रा थी। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भद्रः पृथिव्यां पयोषधे शुभयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयश्वतेः प्रदिशः सन्तो मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसे विष्णोः। वहीं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेना के जवानों से कहा है कि वो सोशल मीडिया पर होने वाली नकारात्मक बातों पर भरोसा नहीं करें। अरुणाचल प्रदेश में हालुलियांग में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जवानों से बातचीत में कल उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर सेना के बारे में नकारात्मक खबरों से जवानों को दूर रहने की सलाह दी। दीपावली के अवसर पर रक्षा मंत्री ने जवानों के बीच मिठाइयां और चॉकलेट भी बांटी। रक्षा मंत्री ने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई कि सीमा चौकियों पर तैनात सभी जवानों को AK-47 जैसे नवीनतम हथियार उपलब्ध कराए जाएंगे। सीमा पर BSF के जवानों ने भी दीपावली मनाई। जम्मू कश्मीर में पुंछ और पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात जवानों ने भी पूरे हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाई। मत देखिए। वहीं दुनिया भर के नेताओं ने भारतीयों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन रशीद ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी भारतवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता से भारत और UAE के संबंधों को और मजबूती मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दीपोत्सव की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि रोशनी का ये त्यौहार भारत और अमेरिका की दोस्ती के इजहार का विशेष मौका है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की प्रथम महिला उनकी पत्नी ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के विकास में भारतीय अमेरिकियों को भी के उनके योगदान की भी तारीफ की। संयुक्त राष्ट्र की डाक शाखा ने दीपावली के मौके पर ऐसे टिकट जारी किए हैं जिन पर दिए बने हुए हैं। $1.15 की कीमत के इन डाक टिकटों में दियों की तस्वीर के साथ यूनाइटेड नेशंस लिखा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने एक ट्वीट के जरिए संयुक्त राष्ट्र का आभार जताया है। ये डाक टिकट संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय स्थित डाकघर में और ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा दीपावली पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक ट्वीट करके शुभकामना संदेश जारी किया गया है और इसमें भी इन टिकटों की तस्वीर साझा की गई है। इस ट्वीट में लिखा गया है, रोशनी के इस त्योहार के दौरान मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक हैं। और दीपावली के दिन बुधवार को बंबई शेयर बाजार के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी का मुहूर्त कारोबारी सत्र पिछले 10 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सत्र रहा। निवेशकों ने शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक 1 घंटे तक मुहूर्त ट्रेडिंग में हिस्सा लिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने मुहूर्त ट्रेडिंग के आखिर में 246 अंकों की बढ़त के साथ 37,238 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने 68 अंकों की बढ़त के साथ 10,798 पर व्यापार रोक दिया। और दिल्ली का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आज सुबह 5:30 के करीब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स PM 2.5 रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तय रात 8:30 से
10 बजे तक की सीमा के बाद भी दिल्ली के कई इलाकों में लोग आतिशबाजी करते हुए नजर आए। पटाखों की वजह से दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बुधवार तक की रात बेहद खराब की श्रेणी में पहुंच गई। दिल्ली में बुधवार रात वायु गुणवत्ता सूचकांक 296 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक ये मौसम का अब तक का सबसे खतरनाक स्तर है। केंद्र की ओर से संचालित सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने समग्र AQI 319 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिवाली की देर रात आनंद विहार, ITO और जहांगीरपुरी जैसे कई इलाकों में वायु की गुणवत्ता बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। वहीं मयूर विहार एक्सटेंशन, लाजपत नगर, ल्यूटेंस डेली, IP एक्सटेंशन, द्वारका, नोएडा समेत कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता रात 8 बजे ही PM 2.5 और PM 10 के स्तर से ऊपर पहुंच गई। इस बीच दीपावली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की संभावनाओं के बीच राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर 10 नवंबर तक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ने यह सिफारिश की है। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाले ट्रक इस प्रतिबंध से उनको छूट दिया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को भी इस दौरान डीजल से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया है। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए ये आदेश केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हैं। आपातकालीन उपाय के तौर पर इसे देखा जा रहा है। दिल्ली NCR की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। और अब बात 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल 29 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। इसी के साथ ही कांग्रेस ने अपने कुल 213 प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया है। पहले कांग्रेस ने मंगलवार को तीसरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें 13 उम्मीदवारों का नाम दिया गया था। वहीं दूसरी सूची में 16 और पहली सूची में 155 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ लागू हुई आदर्श आचार संहिता के बाद कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अब तक 21,638 और जमानती वारंट जारी किए गए हैं। इस अवधि में 2,934 अवैध हथियार जब्त किए गए और 2,53,508 हथियार राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में जमा कराए गए। वहीं छत्तीसगढ़ में पहले दौर का चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। सभी पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटी हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के तहत जिन 18 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होना है, वहां 190 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने उड़ीसा सरकार से छत्तीसगढ़ से लगती सीमा को सील करने को कहा है। दूसरे चरण के लिए 1,100 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 11 दिसंबर को होगी। प्रदेश में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सभी 90 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में सगवाड़ी मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इस मतदान केंद्रों में मतदान अधिकारियों, निरीक्षकों और सुरक्षा कर्मियों केवल महिलाओं को तैनात किया जाएगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक हर एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं के लिए 5-5 सगवाड़ी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में हो रहे विधानसभा चुनाव में बस्तर क्षेत्र की अलग अहमियत है। यहां 12 विधानसभा सीटें हैं, जिनके लिए 12 नवंबर को ही मतदान होगा। इस क्षेत्र पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हैं।
फिलहाल कुछ समय पहले तक नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले बस्तर का अब आम वोटर अब विकास की राह तकरा है और अपने प्रतिनिधियों से उसे काफ़ी उम्मीद है। अपनी वोट यात्रा के दौरान हमारे संवाददाता नव विक्रम सिंह क्षेत्र के कई हस्तशिल्पकारों से मिले और उनके मन को जाना कि वो किस तरह के प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे। आरएस टीवी की वोट यात्रा में हम पहुंचे हैं बस्तर, जो इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। प्रकृति की गोद में बसे बस्तर के हर मोड़ पर कुछ अनोखा है। बस्तर का हस्तशिल्प दुनिया भर के कला प्रेमियों में एक अलग जगह रखता है। इसमें इस आदिवासी बाहुल्य अंचल की आदिम संस्कृति की सौंधी महक बसती है। बस्तर के आदिवासी समुदाय अपनी इस दुर्लभ कला को पीढ़ी दर पीढ़ी संजोते आ रहे हैं। हम पहुंचे शिल्पग्राम परचनपाल, जहां प्रशासन की मदद से इस पुरातन कला को नई पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। यहां आने का मकसद था हस्तशिल्प के इन शिल्पियों के जीवन और समाज में क्या मुद्दे हैं, इन्हें जाना जाए। आराधना, ये बताइए कि जो आप लोग कब से सीख रहे हैं और यहाँ जो हस्त शिल्प में जो सरकार की तरफ से आपको किस तरीके से मदद दी गई? सर, हम इसको हो गया, हमारा ट्रेनिंग अभी चल रहा है, अभी 1 महीना हो गया है, दूसरा महीना स्टार्ट हो गया ट्रेनिंग का। और अच्छा है, ठीक है सर। कैसा लग रहा है यहाँ आकर, क्या नया सीखने को मिला है? सर अच्छा लग रहा है, काम कर रहे हैं तो। शोभा जी, ये बताइए कि ये जो आप कब से कर रही हैं हस्तशिल्प का जो ये काम है, ये कब से कर रही हैं और बीते सालों में कितना बदलाव हुआ है? पहले घर में बनाती थी तो कितना फायदा होता था, अब किस तरीके से जीवन में बदलाव? मेरा 15 साल से काम कर रही हूँ। शुरू में मेरा कम आमदनी होता था और करते करते ज्यादा जानकारी मिली है, उसके कारण मेरे को और अच्छा फायदा हो रहा है। अच्छा से कच्चा माल मिल रहा है, अच्छा से लाके सामान बनाती हूँ, अच्छा से मार्केट मिल रहा है और हमारे ऑफिस से भी हम लोग लेन देन करते हैं, वहाँ पे भी देते हैं, वहाँ पे भी बेचते हैं। चुनाव देना तो चाहेंगे, लेकिन नेता भी अच्छा चाहिए। जैसे पढ़ाई के लिए अच्छा, मतलब रोजगार भी अच्छा से अच्छा चाहिए, तो हम मतलब चुनाव देना चाहेंगे। तो अच्छा नेता भी चाहिए, देंगे तो। नेता तो अच्छे चाहिए। सर रोजगार भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, सड़क भी चाहिए, सभी सुविधाएं चाहिए। बस्तर डिवीजन में 12 असेंबली सीट्स हैं। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव और केशकल। जिले में करीब 5.5 लाख मतदाता हैं और चुनाव आयोग की कोशिश है कि मतदाता निडर और निष्पक्ष होकर मतदान करें और मत प्रतिशत आगे बढ़ाया जा सके। बस्तर जिले में सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग मतदाता जागरण अभियान गांव-गांव में संचालित कर रहे हैं, जिसमें हाट बाजार में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जागरूकता के लिए मतदाता की रैली आयोजित की जा रही है। साइकिल रैली के माध्यम से, मशाल रैली के माध्यम से रैली कर रहे हैं। घर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर जाके जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सहायक, जो फील्ड का अमला है, बूथ लेवल ऑफिसर है, ये सब लोग घर घर जाके बता रहे हैं कि आपको 12 तारीख को सुबह 8 से 5 के बीच में बस्तर जिला में मतदान में निकटस्थ मतदान केंद्र में जाके मतदान करना है। साथ साथ गोंडी, हल्बी स्थानीय भाषाओं का भी उपयोग किया जा रहा है और रंगोली प्रतियोगिता, विभिन्न प्रतियोगिता के माध्यम से प्रचार अभियान संचालित किया जा रहा है। अतीत में बस्तर जिले में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला होता आया है, लेकिन इस बार अजीत जोगी की छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इसके साथ ही मैदान में उतरे नए उम्मीदवार भी राष्ट्रीय पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। आरएस टीवी वोट यात्रा की बस्तर से अगली कड़ी में जानेंगे बस्तर में नई उम्मीदों को लेकर आया नगरनार का स्टील प्लांट, साथ ही जानेंगे युवाओं के मुद्दे।
अगली खबर मिजोरम से। मिजोरम में निर्वाचन आयोग का एक उच्च स्तरीय दल मौजूदा गतिरोध के बारे में शुक्रवार को राज्य सरकार के अधिकारियों और एनजीओ समिति के नेताओं के साथ और बातचीत करेगा। समिति राज्य के प्रधान गृह सचिव को हटाए जाने के मामले और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी एसपी शशांक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। निर्वाचन आयोग के इस उच्च स्तरीय दल का नेतृत्व उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन करेंगे। इस महीने की 28 तारीख को मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। और मिजोरम के मुख्यमंत्री लंथन हवला सेरशिप विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने में नाकाम रहे। ऐसा आंदोलनकारियों के राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को हटाए जाने की मांग को लेकर निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के सामने धरने पर बैठे रहने के कारण हुआ। मुख्यमंत्री 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। अतिरिक्त उपायुक्त के मुताबिक उपायुक्त कार्यालय के आसपास की स्थिति पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री ने अपना गृह निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने का विचार बदल दिया। अमेरिका में हुए मध्य विधि चुनाव में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसद के निचले सदन पर कब्जा कर लिया है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने ऊपरी सदन सेनेट में अपना बहुमत बरकरार रखा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए राहत की बात यह है कि उच्च सदन सेनेट में उनकी पार्टी को फिर बहुमत हासिल हो गया है। इस बार के मध्य विधि चुनाव में अमेरिकी कांग्रेस में रिकॉर्ड तादाद में महिलाएं चुनकर आई हैं। निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटें, उच्च सदन सेनेट की 1/3 सीटों और 50 में से 36 राज्यों के गवर्नर चुनने के लिए हुए इन चुनावों को डोनाल्ड ट्रंप के कार्यालय पर जनमत संग्रह भी माना जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव परिणामों पर संतोष जताते हुए इसे बड़ी सफलता बताया है। नई संसद का कार्यकाल जनवरी में शुरू होगा। किदाम्बी श्रीकांत, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष एकल के पहले दौर में फ्रांस के ल्यूकास कॉर्वी को 21-12, 21-16 से हराया। अब उनका सामना इंडोनेशिया के टॉमी सुगियार्तो से होगा। वहीं पुरुष डबल्स में चिराग और सात्विक की जोड़ी ने डेनमार्क के मैडिस कोल्डिंग और मैट पीटरसन की जोड़ी को 23-21, 24-22 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली है। अगले दौर में भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। और महिला एकल में पीवी सिंधु का सामना आज थाईलैंड की बुसानन से होगा। हालांकि एचएस प्रणॉय टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। प्रणॉय को इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी ने 21-11, 21-14 से मात दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात नववर्ष के आगमन के मौके पर गुजरात वासियों को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने गुजराती और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके सभी के स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की है। गुजराती नववर्ष की शुरुआत दीपावली के दूसरे दिन होती है। गुजराती कैलेंडर के अनुसार ये महीने का पहला दिन होता है। तो सुबह 9 बजे में फिलहाल इतना ही। आगे विशेष में देखिए दुनिया में दिवाली। नमस्कार।